नमस्ते। बैठिए। मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल कहानी सुनाऊंगा। मेरी आवाज़ साफ होगी, मेरे वाक्य छोटे होंगे, आप सुनेंगे। आप अपने मन में चित्र देखेंगे, डर आएगा, हंसी भी आएगी, और हर कहानी के अंत में एक हल्की सीख बैठेगी। मैं अपने देश की गलियों से बोल रहा हूँ। हवा में चाय की भाप है, रास्तों पर धूल है, मंदिरों में घंटे हैं, मस्जिदों में अजान है, गुरुद्वारों में कड़ाह प्रसाद है, गिरजाघरों में शांति है। सब साथ हैं, सब आपकी सांस के पास हैं। मैं वहीं से बोल रहा हूँ, बिना चेहरा पर अपना। मैं धीरे शुरू करता हूँ, आप धीरे सुनिए। जो शब्द आपके पास आए उन्हें पकड़ लीजिए, जो शब्द गुजर जाएं उन्हें जाने दीजिए, जो अर्थ बचे वही आपका है। मैं पहली कथा कहता हूँ। बनारस में शाम थी, घाट पर रोशनी फैल रही थी, नावें बह रही थीं। मैं एक युवा को देखता हूँ, वह शांत है पर उसकी आंखें भारी हैं। वह अपनी जेब से एक छोटा सा दीपक निकालता है, वह उसे जलाता है। वह मन में कहता है कि मुझे सच बोलना है। उसने वर्षों तक एक झूठ पकड़े रखा था, उसने उसे सोने जैसा चमकाया था, पर वह झूठ सीसा था। उसने मन में एक प्रार्थना की, उसने दीपक को पानी में रख दिया। लौ कांपती रही, हवा चलती रही। वह घबराया, पर लौ बची रही। वह घर लौटा, उसने पुराने दर्पण को देखा। दर्पण में उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई और उसकी जगह सांस ले रहा था। उसे लगा कि आज रात वह बचेगा या टूटेगा। उसने अपने भीतर से आवाज़ सुनी। उसने कहा कि उसे अब कहना होगा। उसने जिस साथी पर आरोप रख दिया था, उसे बुलाना होगा। वह गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा कि मैं वह हूँ जिसने तुम्हें बोझ दिया था, मैं उसे उतारने आया हूँ। साथी ने बहुत कम शब्द बोले, पर हर शब्द पानी जैसा था। उसने कहा कि देर हुई, पर देर से आना भी एक साहस है। दोनों ने बैठकर सन्नाटा साझा किया। अगले दिन युवक ने अपने अधिकारी से सत्य कहा। उसे दंड मिला, पर उसके भीतर एक खिड़की खुल गई। रात छोटी हुई, नींद आई, और उसे समझ आई कि सच डर को छोटा कर देता है। उसने दर्पण उतार दिया, उसे दीवार से हटा दिया। उसे लगा कि सच को आईने की ज़रूरत नहीं, सच को केवल गला चाहिए। उसने अपना गला साफ किया और वह मुक्त हुआ। मैं दूसरी कथा कहता हूँ। मुंबई में एक पुरानी इमारत है, वहाँ एक लिफ्ट है। लिफ्ट में दर्पण नहीं है, दीवारें बेरंग हैं। इस लिफ्ट के बारे में लोग एक धीमी बात कहते हैं। रात में यह कभी कभी एक अदृश्य मंजिल पर रुक जाती है। वह मंजिल बटन पर नहीं लिखी होती, पर दरवाज़ा वहीं खुलता है। वहाँ एक छोटा गलियारा लगता है, वहाँ एक खिड़की रहती है। खिड़की के पार समंदर होता है, नमक की हवा होती है, लहरों की धड़कन होती है। एक युवती उस लिफ्ट में जाती है, उसका नाम राशि है। वह कॉल सेंटर में काम करती है। उसकी आवाज़ नरम है, पर उसकी थकान गहरी है। एक रात लिफ्ट ने उसे उस अदृश्य मंजिल तक पहुंचाया। उसने खिड़की के पास कदम रखा। बाहर रात थी, नीचे शहर था, ऊपर बादल थे। खिड़की की चौखट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा नहीं था, उसकी आवाज़ थी। वह आवाज़ बहुत शांत थी। उसने पूछा कि तुम किस बात से भाग रही हो। राशि ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसने कहा कि वह अपनी ही इच्छा से दूर भाग रही है, वह अपने ही दिल से दूर भाग रही है, वह अपने घर की खामोशी से डरती है। आवाज़ ने कहा कि खामोशी तुम्हारा शत्रु नहीं है, खामोशी तुम्हारा शिक्षक है। तुम सुनोगी तो समझोगी, तुम समझोगी तो बदलोगी। वह रो पड़ी। रोना भी पूजा है। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को नए शब्द देगी। अगले दिन उसने अपना रास्ता बदल दिया। उसने एक नया निर्णय लिया। उसने अपने घर फ़ोन किया, उसने घर की आवाज़ सुनी। उस रात लिफ्ट ने कोई अदृश्य मंजिल नहीं दिखाई, क्योंकि मन अपनी मंजिल पा चुका था। और जब मन अपनी मंजिल पा लेता है, तब हर लिफ्ट साधारण हो जाती है। साधारण में शांति होती है, और शांति में ताकत होती है। मैं तीसरी कथा कहता हूँ। पुरानी दिल्ली में एक छोटी पुस्तकालय है। वहाँ एक रजिस्टर रखा रहता है। लोग नाम लिखते हैं, किताबें लेते हैं, किताबें वापस रखते हैं, पर उस रजिस्टर में एक छिपा पन्ना भी है। वह पन्ना किसी आँख को नहीं दिखता, पर हर हृदय को दिखता है। उस पन्ने पर अनकहे आभार लिखे रहते हैं, अनकही क्षमाएं लिखी रहती हैं। एक युवा पत्रकार वहाँ आती है। वह रजिस्टर पलटती है, पन्नों की सरसराहट उसे कुछ कहती है। वह रात तक वहीं बैठ जाती है। उसे अपनी दादी की आवाज़ सुनाई देती है। दादी उसे धीरज सिखाती हैं। दादी कहती हैं कि जो जल्दी में लिखा जाता है वह जल्दी मिटता है, जो धीरज में लिखा जाता है वह जीवन भर साथ रहता है। वह अपनी एक गलती को याद करती है। उसने एक मित्र को चोट दी थी। वह उठती है, वह जाती है, वह माफ़ी मांगती है, वह लौटती है। रजिस्टर शांत है, पर उसकी आत्मा संगीत में भीगी है। उसे सीख मिलती है कि स्वीकार से बड़ी कोई दवा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल स्वीकार। मैं चौथी कथा कहता हूँ। कोलकाता में एक पुराना कमरा है। उस कमरे की खिड़की बड़ी है, पर्दे पतले हैं। बारिश आती है तो पूरा कमरा भीग जाता है। उस कमरे में वर्ष पहले एक कवि रहता था।
वह अब नहीं है, पर उसकी खिड़की अब भी कहानियां लिखती है। एक युवती उस कमरे में रहने आती है, उसका नाम ईरा है। वह अकेली है, पर उसका अकेलापन शोर करता है। पहली रात उसकी खिड़की पर धुंध बनती है। धुंध पर एक पंक्ति उभरती है। लिखा है कि जितना तुम अपने लोगों से दूर जाओगी, उतना तुम अपने चेहरे से दूर हो जाओगी। ईरा ठिठकती है। वह अपनी बहन को याद करती है। उसने उसे एक कठोर वाक्य कहा था। वह पछताती है। वह फ़ोन लगाती है। वह सच कहती है। दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। चुप्पी में एक पुल बनता है। बारिश थम जाती है। कमरे में चाय की भाप भर जाती है। ईरा समझती है कि माफ़ी पानी जैसी है। वह हर कमरे का ताप बदल देती है। मैं पांचवी कथा कहता हूँ। चेन्नई की सुबह में नमक मिला रहता है। सड़कें जल्दी जग जाती हैं। एक ऑटो चालक अपने वाहन में बैठा रहता है। उसका नाम अजय है। दर्पण पर एक पुरानी तस्वीर लटकी रहती है। तस्वीर में केवल हाथ दिखाई देते हैं, चेहरा नहीं। एक यात्री आता है। उसका चेहरा ढका है। उसकी आवाज़ धीमी है। वह अस्पताल चलने को कहता है। रास्ते में वह प्रश्न करता है। वह पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी से अनुचित किराया लिया। अजय का गला सूख जाता है। उसने एक बार ऐसा किया था। उसने एक बूढ़ी माँ से अधिक लिया था। वह घटना उसके भीतर पत्थर की तरह पड़ी थी। वह स्वीकार करता है। यात्री कहता है कि समुद्र सब सुनता है। तुम लौटाओगे तो समुद्र लौटा देगा। अजय मन में प्रण करता है। वह तय करता है कि वह हर दिन अपने एक यात्री को थोड़ा लौटाएगा। वह दिन से अपने भीतर का बोझ कम करेगा। वह समुद्र किनारे जाता है। उसे राहत मिलती है। वह लौटता है। उसके दर्पण में अब हाथों के साथ एक हल्की रोशनी भी दिखती है, जैसे कोई दुआ वहां टिक गई हो। मैं छठी कथा कहता हूँ। बैशी। लखनऊ में एक हवेली है। हवेली में एक विशाल घड़ी है। घड़ी के नीचे एक छोटी चाबी है। हवेली के वृद्ध कहते हैं कि जो चाबी को घुमाता है उसे एक दिन और मिल जाता है, पर उसे बदले में एक याद देनी पड़ती है। एक युवक आता है। उसका नाम समीर है। वह अपने पिता से रूठा है। वह एक दिन और मांगना चाहता है ताकि वह सुलह कर सके। वह चाबी घुमाता है। घड़ी की चाल बदल जाती है। दिन लंबा हो जाता है। वह पिता से बात करता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं। दोनों एक दूसरे के श्रम और दुख को पहचानते हैं। शाम तक उसकी एक प्यारी याद धुंधली हो जाती है। वह दुखी होता है, पर उसे समझ मिलती है कि हर प्राप्ति कुछ खोकर आती है। वह घर लौटता है। पिता हलवा बनाते हैं। वह नई खुशबू को नई तस्वीर की तरह अपने भीतर टांग देता है। उसे सुलह का स्वाद मिलता है। उसे लगता है कि समय का असली उपयोग सुलह है, बाकी सब विकल्प हैं। सुलह ही घर है। मैं सातवीं कथा कहता हूँ। जयपुर में रंग है, पर रंग के पीछे साया भी है। एक कारीगर है। उसका नाम भावेश है। उसके हाथ में कला है, पर उसके दिल में ईर्ष्या है। उसने अपने साथी पर झूठ बोला। बाजार ने झूठ को सच समझ लिया। साथी का काम घट गया। भावेश के घर में रात को साया बैठने लगा। साया नहीं बोलता था, वह केवल देखता था। देखने में भी आग होती है। एक रात साया बोला। उसने कहा कि तुमने कला की देहरी पर झूठ रख दिया, अब तुम्हारे हाथ कांपेंगे। भावेश डर गया। वह साथी के पास गया। उसने स्वीकार किया। साथी ने कहा कि प्रतिष्ठा सुई की नोक पर बैठती है, उसे केवल काम से उठाया जा सकता है। दोनों ने साथ बैठकर काम किया। उनकी जाली में फूल उगा। उनकी खिड़की में कहानी खिली। झूठ का रंग उतर गया। साया चला गया। वह जाते जाते कह गया कि सच धीमा होता है, पर सच टिकता है। झूठ तेज होता है, पर झूठ थक जाता है। मैं आठवीं कथा कहता हूँ। कश्मीर की घाटी में शॉल बुनने वाले हैं। उनकी उंगलियां हिम जैसी ठंडी हवा में भी गर्मी ढूंढ लेती हैं। एक लड़की हिना शॉल बुनती है। उसकी दादी उसे सिखाती हैं कि हर शॉल में एक छोटी गलती छोड़ दो ताकि नम्रता बनी रहे। हिना अपनी मित्र से ईर्ष्या कर बैठती है। वह उसकी शॉल पर धब्बा लगा देती है। उसे रात नींद नहीं आती। उसे लगता है कि उसकी सांस में कांटा है। दादी एक दिन उसे देखती हैं। वे कहती हैं कि गलती शॉल में रहे तो कला विनम्र बनती है, गलती दिल में रहे तो जीवन कठोर बनता है। हिना अपनी मित्र के पास जाती है। वह नए धागे से नई शॉल बनाती है। वह स्वीकार करती है। दोनों की आंखें नरम हो जाती हैं। घाटी में हवा हल्की हो जाती है। झील स्थिर हो जाती है। हिना सीखती है कि ईर्ष्या से नरम चीज़ भी खुरदरी हो जाती है, और स्वीकार से खुरदरी चीज़ भी नर्म हो जाती है। मैं नौवीं कथा कहता हूँ। हैदराबाद के पुराने बाजार में इत्र की दुकानें हैं। बोतलें चमकती हैं। नाम लिहाफ जैसे नरम है। एक युवक आता है। वह कहता है कि उसे ऐसा इत्र चाहिए जो उसके अपराध बोध को छिपा दे।
दुकानदार मुस्कुराता है। वह कहता है कि अपराध बोध दुर्गंध नहीं है, वह एक अधूरा वाक्य है, उसे पूरा करना होता है, उसे स्वीकार चाहिए। युवक के हाथ में एक बोतल आती है, उस पर केवल एक शब्द लिखा है स्वीकार। वह बोतल अपने मित्र के घर ले जाता है, वह दरवाज़ा खटखटाता है, वह बैठता है, वह कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं आज खाली होकर आया हूँ, मेरे पास कोई बहाना नहीं, मेरे पास कोई कहानी नहीं, मेरे पास केवल इच्छा है कि मैं तुम्हें चोट देना बंद कर दूँ। मित्र चाय रख देता है, दोनों चुप रहते हैं, चुप्पी में एक पुल बनता है। युवक समझता है कि असली इत्र आत्मा की साफ हवा है, जो भीतर से आती है और जो देर तक टिकती है। मैं 10वीं कथा कहता हूँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में एक पगडंडी है, वहाँ हवा बांस को गाती है, वहाँ एक गीत बहता है, उसका अर्थ धीमे खुलता है। एक शिक्षक रंजीत रोज उस राह से स्कूल जाता है। उसने नियम के नाम पर एक बच्चे को कक्षा से बाहर कर दिया था। वह बच्चा गरीब था, वह बच्चा शांत था, वह बच्चा डर से छोटा भी हो गया था। रंजीत हर शाम उस गीत से गुजरता, उसे लगता कि गीत उसके भीतर लिखा जा रहा है। एक रात उसने गीत को सुनने के लिए कदम रोके। गीत ने कहा कि नियम बिना करुणा के पत्थर है और शिक्षा का पहला शब्द करुणा है। अगली सुबह रंजीत उस बच्चे के घर पहुंचा। उसने कहा कि वह वापस आए। उसने कहा कि फीस की चिंता बाद में होगी, सीख पहले होगी। बच्चा लौटा, उसने लिखा, उसने पढ़ा, उसकी आंखों में साहस लौटा। रंजीत समझ गया कि सही नियम वही है जो किसी को उठाए, जो किसी को तोड़े वह नियम नहीं, वह केवल डर है, और डर से बने लिखावट जल्दी मिट जाती है। मैं 11वीं कथा कहता हूँ। केरल में बैकवाटर के किनारे एक नाव रहती है। उस नाव का नाविक उम्र के साथ नम्र हो गया है। वह पर्यटकों को घुमाता है, पर रात में वह अकेला होता है। एक वर्ष पहले उसने अपनी पत्नी से एक कड़वा वाक्य कहा था। उस वाक्य ने दोनों के बीच एक सूखी दीवार खड़ी कर दी थी। वे साथ रहते थे, पर दीवार बीच में होती थी। एक शाम नाव धीरे बह रही थी, आसमान में बादल थे, पानी में नारियल के पेड़ की परछाइयां थरथरा रही थीं। नाविक को लगा कि कोई उसके पीछे बैठा है। उसने पीछे देखा, वहां कोई चेहरा नहीं था, पर एक उपस्थिति थी। उसने कहा कि तुम वही हो जिसे तुमने दीवार बनाकर छिपा रखा है। नाविक कांप गया। उसने पतवार धीमी की। उसने मन में कहा कि उसे घर जाना है। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि वह उस वाक्य को वापस लेना चाहता है। उसने कहा कि वह उसे मिटा नहीं सकता, पर वह उसके ऊपर एक नया वाक्य लिख सकता है। वह बोला कि वह धन्यवाद लिखना चाहता है। पत्नी की आंखें नरम हो गईं। रसोई में मसालों की खुशबू बदल गई। दीवार धीरे पिघली और घर फिर घर बन गया। नाविक ने समझा कि समुद्र का पानी नमक से नहीं, स्वीकार से नमकीन होता है। उसमें आंसू और खुशी दोनों मिलते हैं, तभी उसका स्वाद सच्चा बनता है। मैं 12वीं कथा कहता हूँ। पंजाब के खेतों में सुबह का सूरज सुनहरा उगता है। एक किसान है, उसका नाम हरजीत है। उसके खलिहान में एक पुरानी तिजोरी है। तिजोरी में पैसे नहीं, तिजोरी में बीज हैं। हरजीत के मन में संदेह है। उसे लगता है कि कोई उसका विश्वास चुरा ले जाएगा। वह लोगों से दूरी बना लेता है। एक दिन वह देखता है कि तिजोरी का ताला खुला है। वह घबरा जाता है। वह अंदर झांकता है। बीज सब हैं, पर ऊपर एक पत्र पड़ा है। पत्र पर कोई नाम नहीं। पत्र में लिखा है कि विश्वास खेत जैसा है, जितना बांटो उतना उगेगा, जितना छिपाओ उतना सूखेगा। वह यह पढ़कर चुप हो जाता है। वह अगले दिन अपने पड़ोसी के साथ बीज बांटता है। वह देखता है कि फसल अलग दिखती है, उसमें हवा का गीत अलग लगता है। वह सीखता है कि भय की ज़मीन में बीज अकेला रहता है, प्रेम की ज़मीन में बीज परिवार बनाता है। वह अपनी तिजोरी खुली छोड़ देता है। वह ताले की जगह दुआ रख देता है, और दुआ का ताला कभी नहीं टूटता। मैं 13वीं कथा कहता हूँ। राजस्थान के रेगिस्तान में रात तेज़ होती है। आसमान पर तारे चांदी के दानों की तरह फैल जाते हैं। एक ऊंट वाला अपने काफिले के साथ चलता है। वह कहानियां सुनाता है। वह कहता है कि रेगिस्तान में किसी का चेहरा साफ नहीं दिखता, क्योंकि हवा हर आकृति को बदल देती है, पर किसी की नीयत साफ दिखती है, क्योंकि नीयत की खुशबू को हवा नहीं बदल पाती। एक रात वह एक कारवां वाले से मिलता है। कारवां वाला वाहवाही चाहता है। वह बढ़ चढ़कर बोलता है। वह अपनी बहादुरी के किस्से गाता है। ऊंट वाला सुनता है। वह मुस्कुराता है। वह केवल एक वाक्य कहता है। वह कहता है कि जो अपने बारे में बहुत कहता है वह अपने भीतर कम सुनता है। कारवां वाला रात भर करवटें बदलता है। सुबह होते ही वह अपने भीतर शांत हो जाता है। वह अपनी बोली को कम करता है। वह अपने कान को ज़्यादा खोलता है। वह देखता है कि रास्ता पहले जैसा ही था, पर अब उसे सही मोड़ स्पष्ट दिखते हैं। उसने सीखा कि घमंड आंख पर रेत की आंधी की तरह पड़ता है, और नम्रता आंख को ताज़ा पानी की तरह साफ करती है। मैं 14वीं कथा कहता हूँ। दिल्ली के एक मोहल्ले में एक वृद्ध अकेले रहते हैं। वे रेडियो सुनते हैं। वे कबूतरों को दाना डालते हैं। वे हर सुबह सड़क के किनारे एक छोटी नोटबुक में लिखते हैं। वे धन्यवाद लिखते हैं। वे बहुत साधारण बातों के आगे धन्यवाद लिखते हैं। वे लिखते हैं कि आज हवा नरम है।
वे लिखते हैं कि आज चाय में मिठास अच्छी है, वे लिखते हैं कि आज दूध ठीक से उबला, वे लिखते हैं कि आज चौकीदार ने नमस्ते कहा। उनकी गली में एक युवक रहता है, वह हमेशा जल्दी में रहता है, वह हर बात से खींचता है, वह हर ट्रैफिक से चिढ़ता है, वह हर संदेश पर शिकायत करता है। एक दिन वह वृद्ध को लिखते देख लेता है। वह पूछता है कि इतने छोटे छोटे कारणों के लिए धन्यवाद क्यों। वृद्ध मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं कि छोटे कारण जीवन की घड़ी को चलाते हैं। बड़ी खुशियां त्यौहार हैं, छोटी खुशियां रोज का आलू पराठा हैं। त्यौहार साल में कभी कभी आते हैं, पर रोज का भोजन हर दिन पका करता है। युवक अपने हाथ में फ़ोन पकड़े खड़ा है, उसके भीतर कुछ पिघलता है। वह घर जाकर एक कागज़ लाता है। वह पहली बार लिखता है कि आज मैं सांस ले रहा हूँ, और यह भी एक कारण है। अगले दिन सड़क पर उसकी चाल थोड़ी धीमी है, उसका स्वर थोड़ा नरम है। वह समझता है कि शिकायत बोझ बनाती है, धन्यवाद सहारा बनाता है। मैं 15वीं कथा कहता हूँ। वाराणसी से इलाहाबाद की ओर जाने वाली सड़क पर एक छोटा ढाबा है। उस ढाबे का मालिक रात में अकेला बैठता है। उसके पास एक पुराना रेडियो है। रेडियो कभी ठीक से पकड़ता नहीं, आवाज़ टूटती है, पर उसके भीतर एक बच्चों जैसा उत्साह रहता है। उसे लगता है कि एक दिन रेडियो साफ बज उठेगा। उसी ढाबे पर एक रात एक यात्री रुकता है। वह थका है, वह चुप है, वह चाय मांगता है। ढाबे वाला चाय बनाता है। वह यात्री से कुछ नहीं पूछता, वह केवल एक पंक्ति कहता है। वह कहता है कि जो पूछना चाहिए वह यह नहीं कि तुम कहाँ से आए, जो पूछना चाहिए वह यह है कि तुम्हारे भीतर क्या दुख है। यात्री हंस देता है, वह नक्शा खोल देता है। वह कहता है कि उसके भीतर रास्ते उलझे हैं। वह कहता है कि उसे लगता है कि उसकी मंजिल उस पर हंस रही है। ढाबे वाला चुप रहकर पराठा सेंकता है। वह प्लेट रखता है। वह कहता है कि कभी कभी पेट का भोजन मन का रास्ता साफ करता है। यात्री खाता है, उसका चेहरा नरम हो जाता है। वह कंधे का बोझ उतार देता है। वह समझता है कि जो दया पेट तक पहुंचती है वह आत्मा तक पहुंचती है। वह आगे बढ़ता है। रेडियो अचानक साफ सुर पकड़ लेता है। ढाबे वाला हंसता है। वह सोचता है कि किसी अजनबी की भारी घड़ी हल्की हुई है, और यही श्रेय उसका सबसे बड़ा इश्तिहार है। मैं 16वीं कथा कहता हूँ। सिक्किम की पहाड़ियों में एक मठ है। वहाँ एक घंटा है। वह घंटा तब बजता है जब कोई अपने भीतर के डर को छूकर आता है। एक छात्रा वहाँ जाती है। वह अपने कैरियर को लेकर उलझी है। वह अपने माता पिता की इच्छाओं और अपने दिल की धड़कन के बीच फंसी है। वह चुपचाप बैठती है। वह सांस को देखती है। वह अपने दोनों हाथ जोड़ती है। उसे एक बूढ़े भिक्षु की आवाज़ आती है। आवाज़ कहती है कि भय को बाहर मत करो, भय को भीतर बैठाओ, उसे चाय दो, उससे कहो कि वह तुम्हारे साथ बैठकर देखे कि तुम्हें क्या प्रिय है। छात्रा अपने भाई को चाय पिलाती है। दोनों साथ बैठकर चुप रहते हैं। उसे समझ आती है। वह निर्णय लेती है। वह अपने माता पिता से आदर के साथ बात करती है। वह अपनी राह स्पष्ट करती है। वह अपने डर को शत्रु के स्थान पर अतिथि बना देती है, और अतिथि धीरे धीरे विदा हो जाता है। घंटा बजता है। पहाड़ों पर ध्वनि फैलती है। पूरा घाटी हल्की हो जाती है। मैं 17वीं कथा कहता हूँ। तमिलनाडु के एक छोटे शहर में एक रंगमंच है। वहाँ एक नाटक चलता है। उस नाटक में कोई चेहरा नहीं दिखता। कलाकार मुखौटा पहनते हैं। दर्शक पहले हंसते हैं, फिर धीरे सीखते हैं। एक लेखक उस नाटक के पीछे बैठा रहता है। वह एक संवाद बार बार काटता है। वह उसे छोटा करता है, वह उसे स्पष्ट करता है। वह चाहता है कि हर शब्द समझ में आए। वह चाहता है कि कोई भी भ्रम न रहे। उसे समझ आती है कि सादगी सबसे कठिन कला है। वह मंच पर जाता है। वह कलाकार से कहता है कि विराम को महत्व दो। विराम वह जगह है जहाँ दर्शक अपनी कहानी जोड़ता है, और जब दर्शक अपनी कहानी जोड़ता है तब नाटक जीवित हो जाता है। उसी रात मंच पर जादू होता है। बिना चेहरे के कलाकार दर्शकों के भीतर अपने चेहरे उगा देते हैं। कला वहाँ सफल होती है जहाँ दर्शक अपने मन की रोशनी से मंच को देखता है। मैं 18वीं कथा कहता हूँ। उड़ीसा के समुद्र किनारे एक गांव है। वहाँ चक्रवात आता है। लोग डरते हैं, लोग बचाव करते हैं, लोग घर बांधते हैं। एक वृद्ध दंपति अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठते हैं। वे हवा को नमस्कार करते हैं। वे कहते हैं कि हवा हमारी दुश्मन नहीं, हवा हमारी परीक्षा है। हम मिलकर टिकेंगे। गांव के बच्चे उन्हें देख रहे हैं। वे पूछते हैं कि क्या बिना डर के खड़े रहना संभव है। वृद्ध कहते हैं कि डर जाएगा, पर हम साथ रहेंगे। साथ में डर छोटा हो जाएगा। हवाएं आईं, बारिश आई, गांव में नुकसान हुआ, पर उस वृद्ध दंपति के आंगन में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहे। सुबह रोशनी वापस आई। लोग टूटे हुए बांस उठाते रहे। लोग एक दूसरे के घर जोड़ते रहे। डर धीरे पीछे हटता गया। साथ की गर्मी बढ़ती गई। उस गांव ने सीखा कि भय जब समुदाय से टकराता है तो वह अपनी धार खो देता है। मैं 19वीं कथा कहता हूँ। कांचीपुरम की बुनाई में समय ठहरता है। धागे प्रार्थना की तरह एक दूसरे में मिलते हैं। एक युवा बुनकर अपने गुरु से नाराज है। उसे लगता है कि उसके काम की तारीफ नहीं होती। वह कटु हो जाता है। वह एक प्रमाण चाहता है, वह एक ताली चाहता है,
एक दिन वह अपनी साड़ी में एक ज़िद्दी धागा छोड़ देता है। उसे लगता है कि ग्राहक उसे नहीं देखेगा, ग्राहक देख लेता है, ग्राहक वापस आता है, ग्राहक शांत होता है, अंत होता है। ग्राहक कहता है कि गलती छिपी नहीं रहती, गलती को मानने का साहस कपड़े का असली चमक है। युवा बुनकर उस रात गुरु के पैरों के पास बैठता है। गुरु चुप हैं। गुरु केवल कंधे पर हाथ रखते हैं। वह हाथ भारी अहंकार को उठाकर दूर रख देता है। बुनकर समझता है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से लौटता है। और जब वह लौटता है तो वह अपने साथ विनम्रता की शॉल भी लाता है। मैं 20वीं कथा कहता हूँ। लद्दाख की सड़कों पर हवा पतली है, आकाश निकट है। एक सैनिक छुट्टी पर अपने गांव लौटता है। उसका दिल युद्ध की स्मृतियों से भारी है। रात उसे नींद नहीं आती। उसे लगता है कि हर छाया में एक पुरानी आवाज़ है। वह अपनी माँ के पास बैठता है। माँ कुछ नहीं पूछती, माँ केवल एक कहानी कहती है। माँ कहती है कि पहाड़ पर पत्थर भी थकते हैं, वे भी धूप में बैठते हैं, वे भी रात में ठंड से सहमते हैं, पर वे गिरते नहीं। वे अपना स्थान पकड़कर बैठे रहते हैं। तुम भी पत्थर की तरह बैठो, तुम भी अपनी सांस पर भरोसा करो, तुम भी अपने भीतर की आग को कम नहीं, शांत बनाओ। वह सैनिक अपने भीतर एक छोटी ज्योति देखता है। वह उसकी रखवाली करता है। वह अपने मित्रों को याद करता है। वह हर नाम के साथ धन्यवाद कहता है। उसकी नींद लौटती है। उसका मन हल्का होता है। उसे समझ आता है कि वीरता केवल युद्ध में नहीं, वीरता उस रात में है जब कोई अकेले अपना भय संभालता है और सुबह मुस्कुराकर उठता है। अब मैं रुकता हूँ, पर मैं समाप्त नहीं करता, क्योंकि हर शहर में एक ऐसी कहानी और है, हर घर में एक ऐसा सन्नाटा और है, हर मन में एक ऐसा दरवाज़ा और है। आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपनी सांस सुनते हैं, आप अपने कमरे की दीवार पर एक हल्की परछाई देखते हैं। वह परछाई आपका शत्रु नहीं है, वह आपका मार्गदर्शक है। वह आपको एक छोटी सीख देना चाहता है। सीख यह है कि सत्य देर से भी आए तो समय बदल सकता है, माफ़ी देर से भी आए तो संबंध बच सकते हैं, करुणा छोटी मात्रा में भी आए तो नियम गर्म हो सकते हैं, स्वीकार कम शब्दों में भी आए तो अपराधबोध गल सकता है, और साथ थोड़ा सा भी हो तो डर अपनी धार खो सकता है। मैं चेहरा नहीं दिखाता, बट मैं आपका हूँ। मैं आपकी धड़कन की ताल में बोलता हूँ। मैं आपके देश की मिट्टी से बोलता हूँ। मैं आपकी भाषाओं की मिठास से बोलता हूँ। मैं आपकी गलियों के मोड़ों से बोलता हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जीवन लंबा नहीं पर गहरा हो सकता है, और गहराई चेहरे से नहीं बनती, गहराई दृष्टि से बनती है। आप देखिए, आप सुनिए, आप स्वीकार कीजिए, आप धन्यवाद कहिए। आप जहाँ कठोर शब्द बोले वहाँ नरमी रखिए, आप जहाँ भय रखा वहाँ साथ रखिए, आप जहाँ झूठ रखा वहाँ सच रखिए, आप जहाँ गलती रखिए वहाँ सीख रखिए। यही सब आपके पास लौटेगा, यही सब आपको उठाएगा। अब आप अपनी खिड़की खोलिए, हवा भीतर आएगी, वह आपकी थकान उठाकर ले जाएगी। आप हल्के हो जाएंगे, आप सोएंगे, आप सुबह उठेंगे, आप अपने काम पर जाएंगे, आप रास्ते में किसी को मुस्कुरा कर देखेंगे, आप शाम को घर लौटेंगे, आप चाय बनाएंगे, आप एक आसान धन्यवाद कहेंगे, और आप जानेंगे कि बिना चेहरे वाली आवाज़ ने आज आपको थोड़ा बदला है। वह बदलाव ही असली कथा है, और वही आपके चैनल की आत्मा बनेगा। मेरे शब्द आपके लिए हैं, आपकी आवाज़ इस देश के लिए रहे, आपका कहानी कहन इस देश के दिल के लिए रहे। नमस्ते।